नमस्कार, आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। मैं हूं आपका होस्ट निखिल कुमार। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाला हूं जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। ये वो शख्सियत हैं जिनकी एक अलग सोच थी बुजुर्गों के प्रति, जो बुजुर्गों को कदमों की धूल नहीं मानती थी बल्कि माथे की शान मानती थी। मेरे साथ आज वही शख्सियत मौजूद है जिनकी सोच अलग थी बुजुर्गों को लेकर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में। मैम का परिचय कुछ ऐसा है कि जो मैं अगर आपको बताऊंगा तो शब्द भी कम पड़ेंगे। बुजुर्गों के लिए ऐसी सोच और एक एनजीओ ना बनाकर एक क्लब बनाना, ये सोच जो है वो मैम ही ला सकती हैं। मैम, किरण चोपड़ा आपका नाम है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप भगवान का फरिश्ता है बुजुर्गों के लिए तो गम नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये तो बहुत ज़्यादा कह दिया आपने। एक्चुअली क्या है कि हम लोग सब इस दुनिया में आए हैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए। जी। और हमारे गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, कर्म ही है जो आपको जिससे आपको याद रखा जाता है। कर्म ही आपके अगले जीवन में भी काम आते हैं। तो एक अच्छे कर्म करने के लिए सबको आगे आना चाहिए और हम एक ज़रिया हैं। जी। कर वो ईश्वर राय है और नाम हमारा हो रहा है, ये बात है जी। बस। मैम, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक बहुत ही अलग सोच, एनजीओ ना बनाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक क्लब बनाना, एक सोच से परे काम। इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? इसकी इंस्पिरेशन सबसे पहले मैं बताऊं तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ लाला जगत नारायण जी हैं, जिनके साथ मैंने शादी के बाद मेरे को उनका 3 साल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जी। उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा ज़िंदगी में। और अ, उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में, वो बहुत एक निर्भीक पत्रकार थे और समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को सबके सामने लाते थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में जीवन की संध्या नामक एक सीरीज चलाई, जी। क्योंकि वो समाज से जुड़े व्यक्ति थे, राजनीति से जुड़े व्यक्ति थे, सबको मिलते थे। तो उनको ये लगता था कि देश में सबके लिए काम होता है, बुज़ुर्गों के लिए कोई काम नहीं होता। उनका उस समय कॉन्सेप्ट था कि बुज़ुर्गों के लिए आश्रम खोलने जाएँ या कुछ काम किया जाना चाहिए। तो मैं उनका सपना देखती थी। वो उसको पूरा नहीं कर पाए, पर उनके आशीर्वाद से और उसके बाद उनके बेटे यानी मेरे फादर इन लॉ अमर शहीद रमेश चंद्र जी, जो एक कह सकते हैं कि एक सेंट पर्सनैलिटी थे, एक आइडियल फादर थे, आइडियल सन थे, आइडियल फादर इन लॉ थे, आइडियली ब्रदर थे। और उनके जैसी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। तो उनको देखते हुए और बाद सबसे पहले कह लो या बाद में कह लो, जो मेरी असली प्रेरणा थे, वो मेरे पति अश्विनी जी थे। क्योंकि वो मेरा सपना, जैसे हमारी टेलीपैथी होती है ना, वो मेरा सपना समझ आते थे कि ये क्या करना चाहती है। हम दोनों अमेरिका गए, वहाँ एक ओल्ड होम देखा। उसमें जब उन्होंने पूछा अपने कज़न से कि यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उनका आंसर था कि दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ। तो उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने मेरी तरफ अर्थपूर्ण नज़रों से देखा और वो समझ गए कि किरण चाहती है कि कुछ काम करना चाहती है। तो वो हर काम में मेरी प्रेरणा थे, हर काम में मुझे स्टार्ट करवाने वाले थे। सच मानो तो वो प्रेरणा भी थे, इंस्पिरेशन भी थे, मोटिवेशन भी उनसे थी मुझे, सब कुछ उन्हीं से था। तो उन्होंने मुझे अर्थ भरी नज़रों से देखा कि तुम्हें कुछ करना है। तो मैं जैसे ही हम लोग इंडिया आए तो मैंने अपना उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा चलो, क्योंकि आपने देखा जी। अक्सर कई हस्बैंड होते हैं जो अपनी कमांड जी। करवाते हैं, हाँ जी। पर वो एक ऐसे मेरे हस्बैंड थे जो चाहते थे कि जो मेरे दिल में आए, जो मैं करना चाहती हूँ वो करूँ। और वो एक सम्मान देते थे मुझे, इज़्ज़त देते थे कि गो अहेड लाइक दैट। तो वो मेरी प्रेरणा थे। मैम, अभी आपने कहा कि अश्विनी सर का आपके जीवन में बहुत अहम रोल रहता है। मैम, एक हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में बेटर ऑफ होते हैं। तो अश्विनी सर आपके बेटर ऑफ थे और उनका आपकी लाइफ में किस तरह का रोल था? वीएन केसी के अलावा भी? उनका लाइफ में, मैं बताऊँ, मेरी लाइफ ही वो थे। लाइफ मेरी उनके साथ ही चलती थी। हम बचपन के साथी थे और उन्होंने शुरू से मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। और शादी के बाद मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट जी। की, उसमें भी उन्होंने साथ दिया।
कोई भी फील्ड हो, चाहे किसी तरह का भी हो, सामाजिक था, कोई एजुकेशनल था, कुछ भी था, वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते थे कि तुम्हें करना है और मुझ पे पूरा विश्वास रखते थे कि किरण यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट, लाइक दैट। उनकी जो सोच थी ना, बहुत ब्रॉड सोच थी और कभी उन्होंने मुझे किसी जगह पे भी पीछे नहीं रहने दिया, हमेशा आगे रखा उन्होंने मुझे। मैम, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे किस तरह का ये क्लब है, क्या करता है? ऐसा है कि जैसे कि आपको मालूम है, पंजाब केसरी अखबार से मैं जुड़ी हूँ, उसकी जी। डायरेक्टर हूँ। जी। तो लोगों से बहुत मिलना होता है, सामाजिक लोगों से, राजनीतिक लोगों से, धार्मिक लोगों से, सब तरह के लोगों से मिलना होता है। तो मुझे ये समझ लगी कि समाज में बच्चों के लिए और बेटियों के लिए सब कोई काम करते हैं, पर बुज़ुर्गों के लिए कोई काम नहीं करता। बहुत से बुज़ुर्गों की जो भावनाएं थी मैंने समझी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो बुज़ुर्गों के द्वारा ही मैंने सुना, क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया उस टाइम जस्ट आई वाज जस्ट 40, तो लगता था सबको कि ये क्या काम करेगी, जी। मजाक ही लगता था कि एक घर में एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता, ये क्या सोच रही है। सबने मुझे कहा कि अरे लड़कियों का काम करो, बच्चों का काम करो, खुशियाँ मिलेगी उनको बढ़ते हुए देख के। सही भी है, जब बच्चे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं तो आपको खुशियाँ मिलती हैं। और बुजुर्ग टाइम के अनुसार कभी बाल झड़ जाते हैं, कभी दांत चले जाते हैं, शक्ल भी खराब होनी शुरू हो जाती जी। है, हेल्थ भी खराब होने शुरू हो जाती है। डिप्रेसिंग तो है, पर मुझे लगा कि ये चैलेंज है। साथ में मैं बुजुर्गों की जो फीलिंग थी ना, वो समझ रही थी कि बुजुर्ग जो है, माता पिता, अपने टाइम में बच्चों को कैसे एक माँ खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है, उसके पास दांत नहीं, बच्चे के पास तो मुलायम चीज़ें जी। उसके लिए बनाती है। और बहुत से बच्चे अगर घर में होते हैं तो उनको बांटती नहीं है। जी। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बांट देते जी। हैं। जी। और जो माँ बाप बच्चे को बोलना सिखाते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वही बच्चे आगे कुछ उम्र के बाद माँ को या फादर को कहते हैं कि अब आप चुप रहो। कितनी ट्रेजेडी है लाइफ की। तो ये मैंने महसूस की, लोगों का दर्द महसूस किया। उसको ये भी समझा कि जब बच्चा पैदा होता है, 5 साल तक होता है, उसको अपने माँ-बाप से प्यारा कोई नहीं होता। उसके लिए माँ सबसे सुंदर होती है, फादर उसके लिए जी। बहुत एजुकेटेड होता है। और उसके बाद जब वो थोड़ा-सा बड़ा होता है बच्चा, 7-8 साल का, 10 साल तक होता है, तो उसको लगता है कि मेरे फादर तो बहुत इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद वो जब 15-16 साल की उम्र में आता है, जब माँ-बाप थोड़ा-सा इंटरफेरेंस करते हैं, टोका-टाकी करते हैं कि यहाँ नहीं जाना, क्योंकि माँ-बाप हर प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों के लिए कि यहाँ नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। तो उनको लगता है कि हमारे माँ-बाप तो बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स के माँ-बाप बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद जैसे ही 25-30 के साल में शादी होती है, तो वो तो नज़ारा ही बदल जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस जी। लोगों को हाँ जी। मिल-मिल के सारा हुआ है। तो उस समय उनको लगता है कि जो हमारे माँ-बाप हैं बहुत ही पुराने विचारों के हैं, इनको अपने आप को बदलना चाहिए। वो उनको या तो घर का रामू बहादुर बना देते हैं, आप बच्चों की देखभाल कीजिए, या कहते हैं कि एक कोने पे बैठ के पूजा करिए। अ, उनका उनके प्रति रवैया चेंज हो जाता है। और वही बच्चे जब 50 और 60 साल के होते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है, अरे नहीं, माँ-बाप बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ़ आशीर्वाद देने के लिए या शादी-ब्याह में बैठने के लिए नहीं है। इनकी बहुत ज़रूरत है, इनकी सलाह की ज़रूरत है, इनके प्यार की ज़रूरत है। तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं। या दोनों चले जा चुके होते हैं या एक चला जाता है। तो ये सब एक्सपीरियंस लोगों से मिलकर मैंने हासिल किया। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मेरी उम्र एक्सपीरियंस वाली नहीं थी, बिल्कुल। सच बताऊँ जी। तो। तो इनको मिलते-मिलते मैंने एक्सपीरियंस किया और एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस से ही मैंने ये जो पहली बुक है वो जी लिखी, मैम। आशीर्वाद। ये आशीर्वाद लिखी, इसमें एकदम लोगों के दिलों से जो निकला है वो बातें हैं इसमें, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे ही मैंने आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है और जीवन संध्या, जी। अनुभव है, जी मैम। और ये आज और कल है। आज और कल तो बहुत ही बढ़िया है कि जिसमें बच्चों को बताया गया है कि आज जहाँ तुम हो जी। वहाँ कल तुम्हारे माता-पिता थे, जी मैम। और जहाँ तुम आज तुम्हारे माता-पिता हैं वहाँ कल तुम जाने वाले हो। तो आज और कल का तालमेल बैठा के रखो। तो इन किताबों के द्वारा मैंने बहुत से एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और लोगों को ज़िंदगी की रियलिटी के नज़दीक लाई हूँ। और एक बात और, ये जो
किताबें हैं ना, वैसे तो हम सबको बांटते रहते हैं, पर जी। जहाँ कहीं ये सेल होती हैं तो इनका जो भी पैसा होता है वो देश के जो देश पर शहीद होते हैं जी। उनके परिवारों को दिया जाता है। चाहे थोड़ी राशि जी, होती है, जी मैम। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ करती है, पर ये पुस्तकें बहुत काम आती हैं इस काम के लिए। जी, बहुत नोबल कॉज़ के लिए मैम इनका प्रॉफ़िट जाता है, हाँ जी। जहाँ कहीं भी जाता है। मैम, एक जो मैंने खुद चीज़ सुनी है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की, एक जो यूनिकनेस है, हम्म, यूएसपी जिसे हम कह सकते हैं, हम्म, वो अडॉप्शन फैसिलिटी है। हम्म। तो अडॉप्शन फैसिलिटी किस तरह से काम करती है, कुछ आप बताएँगे? अडॉप्शन ऐसा है कि आपने सुना होगा, बच्चों को तो सब अडॉप्ट करते हैं, जी। तो बुजुर्गों को नहीं सुना होगा। जी मैम। ये वर्ड में पहली बार मैं कॉन्सेप्ट लेके आई, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो अमीर घर के हैं, गरीब घर के हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए, सबके लिए एक हेल्थ का इशू है जी। और एक फाइनेंस की। अगर जिसके पास पैसा है उसके लिए भी प्रॉब्लम है, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी जी। प्रॉब्लम। और जिनके पास नहीं है, हेल्थ का इशू भी है, फाइनेंस भी, आर्थिक मदद भी नहीं है उनके पास, तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि उस समय बच्चे आते हैं मेरे पास जिनके पास तंगी है, वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। बहुत ट्रेजिडी है ये लाइफ की, जी। कि हाँ आप हमें वृद्धाश्रम बता दीजिए। तो मैं उनको कहती हूँ वृद्धाश्रम हमारे देश में नहीं होने चाहिए। हमारा देश श्री राम का देश है, श्रवण कुमार का देश है, तो वृद्धाश्रम की हमारे देश में जगह नहीं है देश में, पर मेरा मन नहीं मानता। तो मैंने उनको, बच्चों को कहती हूँ कि आप इनको अपने घर रखिए। वृद्धाश्रम छत तो रोटी तो दे सकता है, पर अपनापन नहीं दे सकता। इस समय इनको अपनेपन की बहुत ज़रूरत है, तो आप इनको रखिए। तो उनको पहले हमने अपने ट्रस्ट से आर्थिक सहायता देनी शुरू की, पर बुज़ुर्गों की बहुत लंबी गिनती है और अभी भी 5,000 बुज़ुर्ग वेटिंग लिस्ट में हैं। जी। उनके लिए फिर लोगों को अडॉप्ट कराना शुरू किया कि आप इनको दवाई और खाने के पैसे दो, ताकि ये बुज़ुर्ग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक रह सकें। और ये कॉन्सेप्ट इतना सक्सेसफुल हुआ, बहुत सी दवाएँ हैं इस कॉन्सेप्ट में, बहुत से लोग जो दान करना चाहते हैं, जो किसी की सहायता करना चाहते हैं, वो ये अडॉप्शन करते हैं। और अडॉप्शन से क्या है कि बुज़ुर्ग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ हँसी-खुशी और सम्मान से रह उन्हें रहे हैं। घर लेके जाना नहीं होता, हाँ, अपने घर में ही रहते घर हैं। लेके नहीं जाना, उनके बस दवाई और खाने का खर्च देते हैं, जी। ताकि बच्चे उनको बोझ ना समझें, जी, जी, उनको जी। अपने घर रखें। इससे बहुत से अच्छे घर बसे हुए हैं, बहुत से मेरे पास एग्ज़ाम्पल हैं जो बच्चे भेजना चाहते थे, जी, जी। पीछा छुड़ाना वृद्धाश्रम, चाहते जी। थे, वो अब अपने माँ-बाप खुश को हैं। रख रहे हैं। और कई जो बुज़ुर्ग हैं उनको थोड़ी आर्थिक सहायता इसलिए भी चाहिए कि उनके पोता-पोती उनके पास नहीं आते, अगर वो चॉकलेट देते हैं तो बड़े मार्मिक जी, जी, जी। इंसिडेंट हैं, बहुत लंबी बातें हैं, क्योंकि हमारा 17 साल का जी, जी, इतिहास है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, इतना बड़ा अनुभव हो चुका है, 17 साल पूरे हो चुके हैं, 18वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। हुँ। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक एनजीओ ना होकर आपने इसे क्लब का नाम दिया, तो इसके पीछे क्या वजह थी और हम एक्टिविटीज़ किस तरह की कराते हैं कि ये एनजीओ ना होके क्लब है? ऐसा है कि बहुत कुछ सुना था एनजीओज़ के बारे में, एक किस्म का मेरे अंदर अच्छा फीलिंग नहीं थी एनजीओ नाम से। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि मैं बुज़ुर्गों को असहाय या उनको ये नहीं दिखाना चाहती थी कि आप इस उम्र में किसी पे डिपेंडेंट हो, या एनजीओ कोई आपकी मदद कर रहा है। उनको एक सम्मान, एक जी। इज़्ज़त देना चाहती थी, और उनको ये बताना चाहती थी कि आप इस उम्र में सब कुछ कर सकते हो, मर्यादा में रहकर आप हर पल को जी सकते हो। तो उसके लिए इसको क्लब का नाम दिया। क्लब का बेसिकली मीनिंग तो इकट्ठे होना हो गया जी, ना, जी, जी। तो उसको क्लब का नाम दिया। वो बड़े अपने आप को रिस्पेक्टफुल समझते हैं कि हम क्लब के मेंबर हैं। अगर यही किसी एनजीओ के मेंबर हो तो आई डोंट थिंक कि उनको अच्छा लगेगा। आश्रित जैसा हाँ, महसूस होता है। क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं, अपर मिडल क्लास एंड नीडी लोग। तो तीनों को लगता है कि ओह! वी आर मेंबर ऑफ क्लब, जी, जी, जी। वी आर गोइंग टू अटेंड मीटिंग। क्या उनकी शान होती है जब वो मीटिंग्स में आते हैं, तो ये एक डिफरेंट एक ऑनर है उनको, इसलिए क्लब का नाम दिया था इसको। और मैम, जब मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ भी देखे जिसमें कई जगह क्लब के मेंबर्स हुँ, डिवोशनल विज़िट्स पे गए हैं, हुँ, कई जगह फॉरेन विज़िटर्स भी गए हैं, मैंने हुँ, कई बीचेस के फ़ोटोज़ देखे हैं, हुँ। तो इसके बारे में कुछ आप बताएँगे? ऐसा है कि देखो, मैंने आपको बताया कि क्लब 3 कैटेगरीज़ के लिए है। जी, जी। आर्थिक सहायता जिनको चाहिए उनको तो नीडी अडॉप्शन पर्सन्स, जी, करा दी, जी। उनके लिए मेडिकल कैंप किए, बेस्ट डॉक्टर जो है हमारे पैनल में हैं जो आके फ्री सेवा देते हैं। तो उनके लिए तो ये काम हो गया। जो मिडल और अपर मिडल क्लास के लोग हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिनके या तो बच्चे बाहर रहते हैं,
या बेटियां ब्याह कर चली गई हैं या बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं, वो उनको लगता है कि हम कहीं घूमें, जी। कहीं सैर करें या अच्छी जगह पे जाएं, तो अकेले वो नहीं जा सकते। जी। तो इसलिए उनको धार्मिक स्थानों पे भी लेके जाते हैं, अक्षरधाम हो गया या कोई जी। मंदिर हो गया, वृंदावन हो गया। और जो लोग और अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर सकता, ट्रस्ट आर्थिक कमज़ोर लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी मदद करता है। तो जो लोग पे कर सकते हैं, रीज़नेबल करा देते हैं, हम जी। रीज़नेबल सारा पैकेज मिल जाते हैं, आपको मालूम है। तो उनको हम बाहर लेके जाते हैं, विदेशों की यात्राएं कराई, वहाँ शो भी कराए उनके, ताकि उनको ये ना लगे कि हम सिर्फ यात्रा जी, करने आ एक रहे हैं। क्लब के मेंबर की तरह हाँ, महसूस करें। उन्होंने दुबई हम लेके गए, सिंगापुर लेके गए, जी। उन्होंने वहाँ फैशन शो किए, हमारी भारतीय संस्कृति, जी, जी, हमारे जी। अंदाज, और बहुत ज़्यादा उन्होंने खुशियाँ बांटी भी, खुशियाँ ली भी और गर्व भी महसूस किया। बहुत अच्छा लगता है उनको। मैम अभी आपने रैंप वॉक और कैट वॉक की बात की थी, तो मतलब सुनने में बहुत अजीब-सा लगता है कि हम देखते हैं कि बहुत यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स भी मॉडल्स हैं, वो रैंप वॉक करती हैं हुँ, फैशन वॉक में। हुँ, तो अगर बुज़ुर्ग एक 70 साल के, 60 साल के जिन्हें हम यंगस्टर्स कहते हैं, हुँ। वो अगर वॉक करते हैं तो फिर मेमोरीज़ कुछ अलग बनती है। कुछ ऐसी मेमोरी आपको पता हो उस दौरान? बिल्कुल, बिल्कुल अलग बनती है। मैंने आपको पहले कहा कि मैं इनमें कॉन्फिडेंस भरती हूँ, जी, जी, जी। कि आप मर्यादा में रहकर ज़िंदगी की जो आपकी ख़्वाहिश है, वो पूरी कर सकते हैं। तो इनमें एक इच्छा या कह लो एक ख़्वाहिश छुपी होती है कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो मैं इनकी पढ़ती हूँ जी। चीज़ें कि ये करना चाहते हैं। जो भी वो करना चाहते हैं, मैं करवाती हूँ। मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो इन्होंने ना की हो, डांसिंग, एक्टिंग, शेरो-शायरी। और रैंप वॉक तो इनका सपना ही था। और रैंप वॉक ये भी है कि जिसको कुछ ना भी आता वो भी कर सकता है। जी। तो आप 60-70 की बात कर रहे हो, 90 इयर्स, 90 प्लस के लोग भी रैंप वॉक जी, करते हैं, मैम। जिनको चलना भी मुश्किल हो। और एक मज़े की बात बताऊँ जी, मैम। कि इनको इतना शौक होता है कि एक इंसिडेंट बताती हूँ कि हमने प्रैक्टिस करवाई और 90 इयर्स की, तब वो 85 की थी। तो उनका ना, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है रितु बेरी, डिज़ाइनर है, बेस्ट मतलब वर्ल्ड की रिनाउंड जी, फैशन डिज़ाइनर डिज़ाइनर है। है। जी। तो उससे इनके कपड़े डिज़ाइन करवाए। तो उससे कपड़े डिज़ाइन कराए, तो इनको इतनी खुशी हो रही थी, इन्होंने बड़े शौक से आराम से अपनी चॉइस बताई कि मैं ये पहनना चाहती हूँ, किसी ने कहा लहंगा पहनना चाहती जी। हूँ, किसी ने साड़ी। और उनका ये था कि साड़ी तो सब पहनते हैं, हमने नई चीज़ें पहननी है। और एक जो मैं बता रही थी, नोएडा की एक मेंबर है 85, तो उनका जब रिहर्सल कर रहे थे ब्लाउज़ गुम हो गया। तो हमने बहुत ढूँढा, नहीं मिला, तो टेलर बैठा रखा था। हमने कहा आंटी आपके अभी नाप कर सिल देते हैं, कल फैशन शो है। तो कहती नहीं, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसके पीछे बैक बैकलेस था जो। मतलब इस उम्र में क्या शौक है उनको। जी। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, आपको वैसे ही बना के दिया जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं उनके अंदर क्या है। देखो ऐसे होता है कि सारी उम्र तो हम बच्चों में लगे रहते हैं बिल्कुल मैम। और अपने काम के लिए, घर बनाने के लिए लगे रहते हैं। ये उम्र होती है कुछ रिलैक्स करने की, कुछ एंजॉय करने की, कुछ कुछ नया करने की, कुछ अपने अनुभवों को बांटने की। तो ये रैंप वॉक हो या कुछ भी एक्टिविटीज़ हो, उसको बहुत एंजॉय करते मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि घर में एक बुजुर्ग नहीं संभलता, आप हैं। यहाँ पे हज़ारों लाखों बुजुर्गों को हुँ, संभालते हैं। हुँ, तो बुजुर्ग जो और बुढ़ापा भी एक तरह का बचपन ही है। जैसे बिल्कुल है। बच्चों को संभालते हैं वैसे हुँ, बुजुर्गों को हुँ, संभालते हैं। हुँ। तो आप इंसिडेंट एक और शेयर करेंगे कुछ ऐसा ही बुजुर्ग ज़रूर, वाला? ज़रूर करेंगे। ये जो पुरानी कहावतें बनी है ना, जी। ये बिल्कुल सही बनी हुई है। कोई कहते हैं ना, बुज़ुर्गों का कहा, अँवले का खाया, बाद में जी, पता जी, चलता जी। है, ये भी जी बिल्कुल मैम। ठीक है। और बूढ़ा बचपन एक समान, ये बिल्कुल भी मैम। एक ठीक है। तो इनका ये एक तो एक इस उम्र में होता है कि हर चीज़ उनको फ्री चाहिए। एक इंसिडेंट था जब इनको एक स्पेक्स बाँटी गई, इनके नज़र कमज़ोर की, तो एक थ्रेड लगता है उसमें, जो भी इनकी गुम ना हो जाए। तो बुज़ुर्ग जा रहे थे वापस, उन्होंने कहा कि मैडम जी ये मुझे थ्रेड भी फ्री में मिल जाएगा। मतलब बड़ी क्यूट बातें होती हैं, बड़ी जी। अच्छी बातें होती हैं। दूसरी बात, एक बार इनको कहा कि भई आप स्मार्ट बन के रहिए। मेरा बहुत मन करता है कि मेरे सारे जो मेंबर हैं वो स्मार्टली तैयार हों, स्मार्ट ड्रेसअप हों और अच्छे-अच्छे कपड़े पहने। मैं उनको कहती हूँ बुज़ुर्ग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक तो एक्सपीरियंस लोग हो, एक आपको हक है कि अपने आप को तैयार करके रखने का, स्मार्ट रखने का। तो एक बार हमारा फंक्शन था, तो इनको मैंने बोला कि आप अच्छी तरह तैयार हुए थे। एक एक बुज़ुर्ग ने पूछा कि मैम मैं अपने हेयर
कलर कर सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं, सभी करो, आपको हक है अपने आप को स्मार्ट रखने का। आप मानोगे नहीं, अगले दिन मैं स्पीच देने के लिए जब स्टेज पे खड़ी हुई तो मुझे लगा अरे ये तो कोई और है, ये तो मेरे वरिष्ठ नागरिक है नहीं, सबने ही अपने बाल कलर किए हुए थे। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। और एक बार मॉडर्न ब्रांच का फंक्शन था, तो एक लेडी ने मेरे से पूछा कि मैं मैम ज्वेलरी पहन सकती हूँ? सारी उम्र तो हमने पैसे जोड़ जोड़ के ज्वेलरी बनाई, जब जी, जी। टाइम आया तो कोई पहनने का मौका नहीं मिलता। मैंने कहा ज़रूर पहनिए। अगले दिन तो आप सोचो कि सेट सूट पहन के बड़े सारे आ गए। मैंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, कुछ और हो जाएगा गड़बड़, कोई चोर ना आ जाए। तो मतलब बच्चों जैसी बातें होती हैं, जी। बच्चों जैसा मन होता है, छोटी-छोटी बातें होती हैं इनकी। मैम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लब को चलाना, जिसमें हज़ारों लाखों लोग हुँ, शामिल हैं, हुँ। तो इस तरह से आप अपनी अथॉरिटी कैसे डेलीगेट करती हैं? क्योंकि आप हर टाइम अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, हाँ कि आप जी। ब्रांचेज़ में बाँटते हैं, हुँ। किस तरह से? देखो जब मैंने शुरू किया था तो मुझे तो लगता था कि मैं सबको खुश कर सकती हूँ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये हो जी। जाएगा। तब लगा कि ये लोग सभी एक जगह नहीं आ सकते। किसी को कन्वेंस की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ का इशू भी है। तो फिर हमने सोचा कि हम ब्रांचेस बनाएँ। तो हमने शहर के पहले दिल्ली शहर में जगह-जगह ब्रांचेस बनाई। और ब्रांचेस जो जिन्होंने बनाई वो तो सब बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स हैं मोस्टली, या जानने वाले लोग हैं, या वो लोग हैं जो सेवा भाव रखते हैं। तो हमने जगह-जगह ब्रांचेस खोली, पहले दिल्ली में, फिर गांव में भी जी। खोली, और उसके बाद यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में और आंध्रा में, पूना भी खोली। जी, जी, जी। तो बहुत सी ब्रांचेस हमने खोली हैं उसके लिए, ताकि वहाँ के लोकल जो बुज़ुर्ग हैं, उसी एरिया के बुज़ुर्ग हैं, उसी ब्रांच में जा सकें। तो ये है इसका। मैम जो ब्रांचेज़ की आपने बात की, वो ब्रांच हेड्स जो होते हैं, उनको हेड करते हैं। हाँ, तो वो किस तरह से फिर अपनी ब्रांचेज़ को चलाते हैं? वो आपसे कनेक्टेड होते हैं, फिर वो बिल्कुल। उनके जो बाकी मेंबर्स हैं, आपके थ्रू कनेक्ट होते हैं हाँ जी, उनसे? हाँ जी। ऐसे हम ना मीटिंग करते हैं और सारा अपना प्लान लेआउट करते हैं, और उनको मैं फुल हैंड भी देती हूँ, फ्री हैंड देती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से भी आप जो भी एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। और जो मेरे ब्रांच हेड है ना, अगर मैं सही मायने में आपको बताऊँ कि जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की सक्सेस है, सफलता है, वो ब्रांच हेड पे ही निर्भर करती है। वो मेरे एक माला के ऐसे मोती हैं, ऐसे प्रेशियस डायमंड्स हैं जो शायद ढूँढने से भी ना मिलते हों। एक से एक बढ़कर ब्रांच हेड्स हैं और एक से एक बढ़कर मेहनत करते हैं। उनमें कोऑर्डिनेशन की भी स्पिरिट है, एक साथ चलने की भी स्पिरिट है, और कॉम्पिटिशन स्पिरिट भी है कि एक से एक बढ़कर काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई उनको पेमेंट नहीं है, जी। कोई वो चार्जेस नहीं लेते, कुछ नहीं, फ्री सेवा करते हैं और दिल से करते हैं। जो ब्रांच के मेंबर्स हैं उनके साथ दिल से कनेक्टेड है। मेरा फर्स्ट एक लाइन होती है सबको भी, जो भी काम करो दिल से करो, जो भी बात करो वो दिल से करो। आपके एक्शन बोलने से नहीं, आपके एक्शन जो आप कर रहे हो वो दिखने चाहिए, महसूस होने चाहिए। जी। तो वो ब्रांच हेड सभी इसी तरह से दिल से बात करते हैं, दिल से काम करते हैं और सारे मेंबर्स उनसे कनेक्टेड हैं। अभी आपको आने वाले समय में हर ब्रांच हेड से इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। आप देखेंगे कितने अच्छे ब्रांच हेड्स हैं, जी। नगीने हैं, जो मैंने जी। चुन-चुन के मैं जी, मुझे जी, कई जी। सम टाइम लगता है कि मैं जौहरी हूँ, मुझे पहचान है कि जी, जी, कैसे जी। डायमंड को चुना जाता है, तो डायमंड चुने हुए हैं मैंने। मैम कोविड का टाइम हर किसी के लिए बहुत क्रूशियल रहा था। उस टाइम पे लोग जो अपने घरों में सुरक्षित भी थे, वो भी कहीं न कहीं एक मानसिक तनाव में थे, मानसिक इलनेस थी उनको, कि हुँ, घर में बैठे-बैठे ऊब रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है, शरीर के साथ दिमाग भी खराब हो रहा है। हुँ, तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने ऐसा क्या किया था? एक तो बुढ़ापे में वैसे ही घर में रहते हैं, हुँ, और परिवार एक साथ आए थे, हुँ, उनको इंडल्ज करने के लिए हुँ, किसी तरह का प्रोग्राम या हुँ। कुछ? देखो जो कोरोना की महामारी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था सारे विश्व के लिए, और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा था। स्पेशली हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बड़ा डिप्रेसिंग टाइम था, बड़ी इनसिक्योरिटी थी सभी को कि पता नहीं अगले पल क्या होने वाला जी। है, कौन इसकी लपेट में आ जाएगा। पहली बार, क्योंकि हम फ़िल्मों में देखते थे ये, कभी पहली बार इसको एक्सपीरियंस किया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कुछ कराया भी, लोगों ने उसको भी सब कुछ किया, थाली बजाई, जी, सपोर्ट किया था। दीपक जलाए, सब कुछ किया। पर फिर भी मैंने देखा कि देखो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम सबका भी फ़र्ज़ बनता है। तो जैसे मैं वरिष्ठ नागरिक का काम कर रही हूँ, चौपाल
एक लड़कियों का, ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए भी काम करती हूँ। तो मुझे लगा कि इन दोनों के लिए अब हमें समय है। बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, अपने लिए भी बड़ा मुसीबत का टाइम था। पर मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सबके साथ मिलकर ये जो चौपाल के लोगों को, उनको तो घरों में राशन पहुँचाया, मास्क बाँटे, सैनिटाइज़र बाँटे, और जो हमारे ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग थे, जो नीडी बुज़ुर्ग हैं, जो अडॉप्टेड बुज़ुर्ग हैं, उनको भी घरों में राशन पहुँचाया, आर्थिक सहायता पहुँचाई कि उनको कोई मुश्किल ना हो। और साथ में जो मिडल और अपर मिडल क्लास के बुज़ुर्ग थे, उनको मेरे को लगा कि ये तो डिप्रेशन में आ जाएँगे, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं इनके डिप्रेशन में आने में। क्योंकि घर छोटे हैं, तो वो एक कमरे में या 2 कमरों में क्या करेंगे, या छोटा घर या बड़ा घर भी है तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने प्लान किया, जो मेरा कॉलेज टाइम का एक्सपीरियंस था, स्कूल टाइम का एक्सपीरियंस था, वो मेरे काम आया। मैंने इनको ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कराई, जी। बड़े कॉम्पिटिशन कराए, और सच में इट वाज़ सो इंटरेस्टिंग कि किसी को फ़ोन का ज़्यादा एक्टिविटीज़ चलानी नहीं आती थी, सोशल मीडिया से नहीं कनेक्टेड थे, वेबिनार का नहीं पता था, ज़ूम मीटिंग का नहीं पता था। जी। सब ने इसी बहाने सीखी भी, और कुछ चीज़ें मैंने भी सीखी, और बहुत से कंपटीशन कराए, डॉक्टर्स के वेबिनार कराए, काउंसलिंग कराई, और खुद भी मैंने बहुत सी इनके साथ ज़ूम पे ही मीटिंग करी। हर ब्रांच से ज़ूम से मीटिंग करी, ब्रांच हेड से मीटिंग करी, और बहुत से कंपटीशन जैसे डांस कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन, हँसो हँसाओ ताकि हँसाएं एक दूसरे को, वो कंपटीशन, बैसाखी का था कंपटीशन। और 3 पीढ़ियाँ, जैसे ये मेरे सामने आ रहा था कि घरों में रह रहे हैं तो इस समय थोड़ा-सा घर में ऐसा माहौल भी है कि तनाव हो रहा है, जी। क्योंकि हर समय 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना, काम पे नहीं जाना, बहू और सास का थोड़ा बहुत अनबन हो रही जी, थी। जी, जी। कईयों के तो मैंने सुना डिवोर्स भी हो रहे थे, कईयों का बहुत मुश्किल टाइम था। तो उसको रखते हुए एक हमने बड़ा स्पेशल प्रोग्राम रखा, कल, आज और कल, ताकि बच्चों को उसमें सिखाया भी जाए, जी। बड़ों को भी सिखाया जाए। क्योंकि बड़ों को मैं 3 बातें कहती हूँ, आप नॉन, मौन, कौन का सिद्धांत अपनाएं, कि कम बोलें, इंटरफेरेंस कम करें, और एप्रिशिएट करें। और बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, आज जो आप करोगे वो कल आपके साथ होने वाला है। तो ये जो प्रोग्राम था कल, आज और कल, इसमें आप मानोगे नहीं कैसे फैमिली जुड़ी है। 4-4 पीढ़ियों ने मिलकर कंपटीशन में हिस्सा लिया, 3 पीढ़ियों ने लिया, 2 पीढ़ियों ने लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा, और उससे जुड़ाव आया, क्योंकि जो दादा-दादी, नाना-नानी थे, अपने पोते-पोते को रिक्वेस्ट कर रहे थे, जी। आ जाओ हमारे साथ, या वीडियो बनाओ, शूट करो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही, जो फैमिलीज़ को जोड़ना, वैसे भी हमारा जो वरिष्ठ नागरिक का मकसद है कि नथिंग नेगेटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव, फैमिलीज़ को जोड़ते हैं। और बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास, बहुत से केसेस हैं जिन फैमिलीज़ को हमने जोड़ा, उनके झगड़े निपटाए और उनकी काउंसलिंग करी प्यार-प्यार से। कोई ऐसा नहीं शो करते कि आपका झगड़ा है या निपटा रहे हैं, बात-बात में हम उनका काम करते हैं। बहुत से हमारे पास एग्ज़ाम्पल भी हैं, बहुत से केसेस हैं, किसी को फ़ोन करके भी उनको अच्छा किया। तो कोरोना के टाइम ये वाला काम करते, कल, आज और कल का, तो फैमिलीज़ को जोड़ा। हमने बुज़ुर्गों को छोड़ा नहीं, उनको और भी जोड़ लिया, और परिवारों को भी जोड़ लिया। अब तो जो बच्चे हैं, उनके बेटे हैं जो अर्ली 40s में हैं, 50s में जी, हैं, जी, जी। वो कहते हैं हम कब 60 के होंगे, हम कब मेंबरशिप हमें मिलेगी, क्योंकि दे आर सो एक्साइटेड कि इतना अच्छा प्रोग्राम चलता है, इतना लाइवली है कि उन्होंने हमारे दादा-दादी, नाना-नानी की नेचर ही चेंज कर दी। सबकी नेचर चेंज हो गई जी, है, जी, जी। क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो क्लब में सारे बातचीत होगी कि हमारे ये बेस्ट है, हमारा ये यस बेस्ट है, हाँ। तो एवरीबॉडी वांट टू ट्राई टू बिकम बेस्ट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैम, आज से कुछ साल पहले सेव द गर्ल चाइल्ड एक मुहिम चली थी। हुँ, आपने भी इसमें काफ़ी, आप एम्बेसडर भी थी हुँ, उसकी। हुँ, और यहाँ मैं एक किताब देख रहा हूँ, शायद बेटियों के नाम की बेटी। एक किताब है। हुँ, मैम, इसके बारे में आप कुछ बताइए। और आपने शायद उस समय एक प्रोग्राम भी किया था, हाँ, सेल्फी विद डॉटर ये के शायद। कॉफ़िटेबल बुक बनाई। जी। इसमें देश की बेस्ट जो बड़ी रिनाउंड बेटियाँ, उनको लिया मैंने। जी, जी। इसलिए लिया कि लोगों को एक एग्ज़ाम्पल सेट की जाए कि ये देखो इनकी लाइफ़स्टाइल क्या जी है, मैम। इन्होंने क्या-क्या लाइफ़ में किया। बेटियाँ किसी से कम नहीं, बेटे भी किसी से कम नहीं, पर बेटियों को आगे लाने के लिए बेटियों का बताया कि ये किसी से कम नहीं। बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था श्री फोर्ट में हमने, और 4-4 जनरेशन ने पार्टिसिपेट किया। हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के लोगों ने पार्टिसिपेट, 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल की लड़कियाँ ही कहूँगी मैं, जी, जी, जी। उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उनको फीलिंग आई कि हाँ भई, बेटियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ
दोनों आंखें एक समान, बेटी बेटा एक एक समान। समान। तो ये है, और बेटे भी किसी से कम नहीं, बेटों की भी बहुत ज़रूरत है और बेटियों की भी बहुत ज़रूरत है। तो अब जो वरिष्ठ नागरिक करती हूँ तो उसमें तो ये लगता है कि अगर कुछ उल्टा हो जाए, बेटियाँ बेटों को ब्याह के ले जाएँ तो वृद्धाश्रम जो कुछ चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जी, जी, बहुत जी। अच्छा रहेगा। तो मैम 17 सालों में इतने बड़े क्लब को और आगे बढ़ाने में, जब आगे पूरे भारत में फैल चुका है पूरा क्लब, हुँ, तो आपके साथ-साथ और भी कई बड़े चेहरों ने इसमें आपके साथ इसमें अपना भाग निभाया है, समाज सेवा की है आपके हुँ, साथ-साथ, हुँ। उनके बारे में आप कुछ बताएँगे? देखो, ये मेरा मानना है कि कोई भी काम है वो मैं से नहीं चलता, हमसे चलता है। उसमें ब्रांच हेड्स भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं, हमारे ऑफिस के लोग भी हैं जो भावना से, दिल से काम करते हैं। और कुछ खास लोग हैं जिनमें सबसे पहले डॉक्टर्स आते हैं जो अपनी फ्री सेवा देते हैं। और बड़े बेस्ट जो रिनाउंड डॉक्टर हैं वो हैं, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है कि जो जस्ट देखने के लिए आए, असली में सही मायने में सेवा करते हैं। जी। और उसके साथ साथ बहुत सी हस्तियां हैं जो मेरे साथ जुड़ी काम को देखकर। जैसे महाशय जी हैं जो अब नहीं रहे, वो हर वक्त मेरे को यही पूछते थे कि तू थक तो नहीं गई, घर च एक बुढ़ा नहीं, उनकी वर्डिंग थी, ये घर च एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता, तू इन्हें बुढ़े की करेंगी। तो वो रोज़ मेरे को पूछते थे ये। और उसके बाद नरेंद्र चंचल जी थे जो सबसे पहले फ्री अपने भेडे भी गाने आए और जी। क्लब को डोनेशन भी दे के गए। और दूसरा, बहुत से सिंगर हैं जैसे हंसराज हंस जी हैं जो अब एमपी हैं, वो हैं, जसवीर जस्सी है, मस्ती है, और शंकर सानी जी हैं। जी, जी, जी। शंकर सानी जी तो हर साल महामृत्युंजय का पाठ करते हैं हमारे बुज़ुर्गों के लिए। वो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और बड़ी भावना से करते हैं। वो उन बुज़ुर्गों के लिए है जो हमारे बहुत से मेंबर बिस्तर पे होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते या बीमार होते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो उनके लिए महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है। और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है, सभी एक ही ड्रेस में, एक ही तरह के ऊपर ओढ़नी लेके जी, 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 सब जी, जी। मंत्र जाप करते हैं और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और एक बात बहुत ही कहने और आपको बताने की है कि अश्विनी जी इस मंत्र का हमेशा मीनिंग करते थे, बहुत सबको बताते थे कि बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है बिल्कुल। और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक नज़ारा होता है, ऐसे लगता है कि स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं। ये शंकर सानी जी को मैं क्रेडिट देती हूँ, दिल से करते हैं। और सिंगर हैं जैसे जसवीर जस्सी हैं, ये भी जब ये लोग आके इनके साथ गाने गाते हैं, डांस करते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे लिए देखो कौन से सिंगर आए हैं, हनी आए हैं, जी, जी, उनके जी, लिए जी, जी। इन्होंने डिमांड की थी कि हमें हनी सिंह चाहिए, तो हनी सिंह भी आया, जी अपनी मैम। फ्री सेवा दी उसने। और बहुत से लोग हैं, जैसे एक म्यूज़िक वाला ही है, मलिक म्यूज़िक है, वो अपनी सेवा देता है जी, जी, फ्री जी, में फ्री आकर। सेवा देते हैं। फ्लावर्स वाला है, वो अपने ये तभी चल रहा है ये कारवां, अदरवाइज इतने लोगों का काम करना मुश्किल है, जी, क्योंकि मैं से नहीं, हमसे हाँ, काम हो रहा है। हमसे काम चलता है। और मेरी हमेशा थ्योरी है कि हमारा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, हमसे है ज़माना, हमसे है ये क्लब। वरिष्ठ नागरिक के जो ब्रांच हेड्स हैं वो नंबर 1, देन वॉलंटियर्स एंड देन ऑफिस के हमारे जो वर्कर हैं सब, और जो बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं, डॉक्टर्स हैं, सब मिलाकर ये हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। बहुत ही मैम, अच्छा। मैं नहीं, हम, हुँ, बहुत बड़ी बात है। आपने परिवार की भी बात की, हुँ, तो आपके साथ-साथ आपने कहा कि अश्विनी सर हैं। अश्विनी सर के साथ मैम आपका परिवार भी बहुत सपोर्टिव होना चाहिए इस हुँ, काम में। जब आप ये ऐसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाती हैं, तो हुँ। अपने परिवार, फैमिली सपोर्ट के बारे में मैम बताइए कुछ? देखो, आप काम तभी कर सकते हो जब आपके परिवार का सपोर्ट हो। सबसे पहले तो अश्विनी जी के बिना तो मैं चल ही नहीं जी। सकती थी, उन्हीं का मेन सपोर्ट थी मुझे। और उसके बाद मेरे तीनों बेटे, आदित्य नारायण चोपड़ा, अर्जुन चोपड़ा, आकाश चोपड़ा, और मेरी डॉटर इन लॉ सोनम, और जो आने वाली है वो, सबकी सपोर्ट है मेरे को। और इसी के सपोर्ट से जब घर का माहौल ठीक होता है तभी आप काम कर सकते हो। तो इनकी बहुत सपोर्ट है मुझे, हर काम में मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे साथ चलते हैं। यही बहुत बड़ी सपोर्ट है। मेरा ऑफिस का स्टाफ, उसको मैं कहे बगैर नहीं रह सकती। एक-एक जो पंजाब केसरी का स्टाफ है, वो भी भावना से भरा हुआ है। कोई दिखावे से काम नहीं करता। सब जो भी वॉलंटियर्स हैं, वो दिल से साथ जुड़े हैं, दिल से काम करते हैं। तो उनके बिना भी ये काम नहीं हो सकता। जी मैम। क्योंकि ट्रस्ट से हम किसी को पेमेंट तो दे ही नहीं सकते, सब दिल से जुड़े हुए हैं।
तो कुछ लोग हैं जो हमने एम्प्लॉय किए हुए हैं, नामात्र, बाकी सब दिल से जुड़े हैं, भावना से काम करते हैं। जो मेरा पंजाब केसरी का परिवार है वो भी मेरा परिवार है, जो सारे वॉलंटियर वो भी मेरा परिवार है, ब्रांच हेड और मेरे घर के जो सदस्य हैं वो भी मेरा परिवार, सब परिवार से चलता है। मैम 17 साल कोई छोटा वक्त नहीं है, 17 साल बहुत बड़ा वक्त है। इन 17 सालों में क्या रहा आपका अनुभव पूरा, कुछ जिस्ट आप बताना चाहें? 17 साल में यही अनुभव है कि बड़ा चैलेंजिंग वक्त था, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हम के साथ भावना के साथ चले तो ये चैलेंज इजी बनता गया। अकेले शुरू किया था, कारवां बनता गया। हाँ, और यही लगा कि जिसको हम मुस्कुराहट दे सकते हैं इससे बड़ा काम नहीं है दुनिया में। किसी को थोड़ा सा सुकून दे सके, मुस्कुराहट दे सकें, किसी को कंफर्ट दे सकें, इससे बड़ा काम नहीं है। और 17 साल में बहुत से एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए, बड़े डिप्रेसिंग भी हुए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग काम भी है, क्योंकि लोग आपसे अटैच हो जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, इसमें लोग बड़े चले जाते हैं, आप सच मानो तो उस दिन खाना खाने को भी मन नहीं करता। तो डिप्रेसिंग भी है, अच्छा भी है, सीखने का भी है, सिखाने का भी है, ये अलग तरह का ही मंच है। आप इसको देखोगे, इसको एंजॉय करोगे, इसकी भावना को समझोगे, और बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जिसको अगर मैं सुनाने बैठूं तो सालों लग जाएंगे, क्योंकि 17 साल में कई महीने, कई घंटे, कई मिनट सेकंड है, तो हर एक का अपना अनुभव है। क्योंकि बुजुर्ग हैं, बच्चों की तरह भी एक्ट करते हैं, बड़ों की तरह भी एक्ट करते हैं, दे वांट टू डू एवरीथिंग। और बस एक बात है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, जितने भी बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं सब ने सम्मान और प्यार दिया, आशीर्वाद दिए, उनके आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। हमारे सभी के लिए, हमारे वरिष्ठ नागरिक के ब्रांच हेड के भी सबको आशीर्वाद प्राप्त है। और 2 हमारे ब्रांच हेड पिछले सालों में जिनका स्वर्गवास हुआ, भूटानी जी जयपुर के थे और उपल जी पटेल नगर ब्रांच के थे। आपको बता नहीं सकती उनकी कितनी यादें हमारे से जुड़ी हैं। एक हमारी राजमाता थी जो 90 ईयर की थी, पर पतली सी थी जी, फाउंडर मेंबर्स में से हाँ, फाउंडर मेंबर, ट्रस्टी भी थी। वो कमांड ऐसे करती थी जैसे थानेदारनी हो, पर दिल की बड़ी अच्छी थी। वो यादें हैं ये। और एक आंटी थी जो होम मिनिस्ट्री से रिटायर हुई थी, वो हिंदी बोलती नहीं थी, इंग्लिश ही बोलती थी। वो भी मतलब बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग यादें हैं जो दिल को छूती हैं। मैम एट लास्ट आपसे एक ही सवाल रहेगा मेरा, आप हमारे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमारे बुजुर्गों के लिए जो हमारे यूथ देख रहे हैं? जो यूथ देख रहा है उनको तो बस यही कहूँगी कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। आपको ये सोचकर हमेशा बुज़ुर्गों का, बड़ों का सम्मान करना है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, अब आपका समय है इनके लिए कुछ करने का। और जो बोओगे वो काटोगे, ये हमेशा याद रखना। और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, इनकी भावनाओं को कभी भी ठेस ना पहुँचाना, इनको हमेशा साथ लेकर चलना, याद रखना। ये वो लोग हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया था, आज उनको आपकी उंगली की, आपके हाथ की ज़रूरत है। थैंक यू मैम। तो आज का हमारा खास साक्षात्कार था किरण चोपड़ा जी से, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वरिष्ठ जो हैं वो सच में वरिष्ठ हैं और वो कदमों की धूल नहीं है, माथे की शान है। ऐसे इंटरव्यू आपके लिए हम लाते रहेंगे। देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। नमस्कार। थैंक यू मैम।